आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी और उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी ने 80% कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे और उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जो भी दावा कर ले, लेकिन जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और अन्य मामलों को लेकर भाजपा से त्रस्त है। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता का रुझान है। हाँ, हमने करीब करीब 80% काम पूरा कर दिया है। आज 20% आज पूरा कर देंगे और लेकिन कुछ नाम आज जारी करेंगे, कुछ नाम कल सर, निकाय चुनाव को लेकर जो भाजपा कहते हैं कि उनका जो प्रबंधन है वो काफी मजबूत है, उनका बूथ स्तर के प्रबंधन कुछ भी मजबूत हो, लेकिन जनता का मन भी बड़ा मजबूत है। जनता ने इस बार ये ठान रखी है कि भाजपा को दंड देना है। महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, नगरीय व्यवस्था चौपट होगी इन सबके लिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को लेकर निर्णय नहीं ले सकी है। प्रत्याशियों पर मंथन के लिए समाजवादी पार्टी मुख्यालय देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कई पदाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। समाजवादी पार्टी की नगर निगम चुनाव लड़ने की ज़मीनी स्तर से पूरी तैयारी है और अभी तक हमारे पास मेयर पद के लिए 3 आवेदन आ चुके हैं और पार्षद पद के लिए 60 आवेदन आ चुके हैं। इसमें हमारी आज शाम को एक बैठक होनी है, जिसमें कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान साहब, ये तीनों मिलने मिलकर हमारे साथ बैठक करेंगे। उसमें हम सभी नामों का पैनल फाइनल करेंगे कि कौन सा पार्षद हमारी पार्टी के लिए संघर्षशील और जुझारू रहेगा। तो कल तक हम इस लिस्ट को फाइनल करके आपको बताएंगे। समाजवादी देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव के लिए शुरू हुई है नामांकन की प्रक्रिया। जहां नगर निकाय चुनाव के लिए समाजवादी ने तैयारी पूरी की है, जहां समाजवादी पार्टी मुख्यालय में प्रत्याशियों पर मंथन किया जा रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर निर्णय नहीं ले सकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां तेज हो चुकी हैं, वहीं अब समाजवादी पार्टियां भी अपनी तैयारी तेज कर दी है, उसी के संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं और उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। 30 दिसंबर तक नामांकन किए जाएंगे और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और अब समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये दावा किया जा रहा है कि आज की लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, जो प्रत्याशियों की है, और उनके पास तमाम दावेदार है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच ही सीधा मुकाबला है। कई जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जो आजमाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी जो जमीन है राजनीतिक, वो तलाशने में जुटी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बार बार इस बात को लेकर के दावा करते रहे हैं कि वो तमाम चुनावों में अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं, लेकिन जो जनाधार की अगर हम बात करें तो सपा उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है और सपा के जो तमाम नेता हैं वो भी अपनी लिस्ट फाइनल करने में जुटे हुए हैं और उनका दावा है कि वो जल्द ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगे और वो भी चुनाव मैदान में पूरी तन्मयता के साथ जुटेंगे। जी अजय जी, जिस तरीके से यहाँ पे प्रत्याशियों के चयन के लिए जो 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, इस कमेटी के गठन में कौन कौन लोग मौजूद हैं और इसके चलते ये जो लिस्ट है वो कब तक जारी करने की बात कही जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पर्यवेक्षक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश महासचिव हैं, ये तमाम लोग हैं 7 सदस्यीय कमेटी के अंदर और
वो अब अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर के अंतिम मुहर लगा रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि उनके जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे वो कितने दमखम के साथ उतर सकते हैं और उनका जनता के बीच में क्या जनाधार है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में कोई खास यहाँ पर स्थिति जो है वो नहीं है और सपा के नेता, सपा के कार्यकर्ता धरातल पर आम जनता के बीच पहुंचकर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में अगर सपा का कोई प्रत्याशी अगर चुनाव में उतरने के बाद अच्छा मत प्राप्त करता है तो वही उसके लिए बड़ी जीत होगी। कुल मिलकर के सपा की स्थिति यहाँ पर उत्तराखंड में बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन जाहिर है कि राजनीतिक दलों का अपना एक समीकरण होता है, राजनीतिक दलों की एक परिपाटी होती है और उनके तहत ही वो सारे काम किए जाते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी में भी जो 7 सदस्यीय कमेटी है वो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को फाइनल करने में जुटी हुई है और बार बार यही दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उनके प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि नामांकन का जो अंतिम तारीख तय किया गया है निर्वाचन आयोग की ओर से वो 30 दिसंबर है। तो यानी दिसंबर तक सभी जो प्रत्याशी है वो अपने नामांकन दर्ज कर लेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जाहिर है कि अब फाइनल करने के लिए काफी कम वक्त बचा हुआ है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से अपने प्रत्याशियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दोनों दलों के प्रत्याशियों की एक लिस्ट यहाँ सामने आ चुकी है और 100 इकाइयों में चुनाव होने हैं। उसको लेकर के दोनों दलों ने अपने अपने स्तर से अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को घोषित किया है पहली लिस्ट, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है और यही दावा किया जा रहा है कि संभवतः देर शाम तक सपा भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है और इसके चलते अपने उम्मीदवारों के नामों को लेकर उन्होंने मंथन किया है और इसके लिए के 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसके मद्देनजर बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक ये अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। उत्तराखंड में चारधाम शीतकालीन यात्रा इस समय सुचारू रूप से जारी है और अब तक 5000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों के दर्शन कर चुके हैं और यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल ने बताया कि यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाकर शीतकालीन यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल ने कहा कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के अतिथि गृहों में ठहरने पर 25% की छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मंदिर समिति के गेस्ट हाउस भी श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्थाओं के साथ और बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि सभी श्रद्धालु आराम से यात्रा कर सकें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 और 8 दिसंबर को आपको जैसे विदित होगा कि ऊखीमठ ओंकारेश्वर में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया है और उसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में हमारे द्वारा जो भी हमारे 4 धाम हैं, चाहे हमारा पांडुकेश्वर हो, जोशीमठ हो और उत्तरकाशी हो और खरसाली, मुब्बा, सभी जगह जो है शीतकालीन यात्रा को लेकर बहुत अच्छी तैयारियां की जा रही हैं और आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन जो लगभग काफ़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। अभी तक 5841 यात्रियों ने शीतकालीन दर्शन कर चुके हैं और जो हमारी तरफ से जितने भी एम्प्लॉय हमने डिप्लॉयड कर दिए वहाँ पर, चाहे आपके ऊखीमठ में हो, ओंकारेश्वर में, जोशीमठ में, पांडुकेश्वर में, तो स्टाफ पूर्ण रूप से वहाँ पे नियुक्त किया जा चुका है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7 और 8 दिसंबर को आपको जैसे विदित होगा कि ऊखीमठ ओंकारेश्वर में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया गया है और उसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में शीतकालीन चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है, जहां 5000 से अधिक श्रद्धालु अभी तक कर चुके हैं दर्शन। जहां सफल संचालन के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं, जाति ग्रहों में ठहरने पर दी जा रही है 25% की छूट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद जो शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू हुई है, उसको संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, आमतौर पर ग्रीष्मकाल में चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है और भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन करने के लिए आते हैं। शीतकाल में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो ऐसे में पहले लोगों के मन में एक भाव था, उनको जानकारी नहीं थी कि शीतकाल के दौरान भी वो चारों धामों में जाकर के यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसे में शीतकाल के दौरान चारों धामों के जो गद्दी स्थल हैं, जहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं, वहां पर जाकर के लोग तीर्थयात्री और श्रद्धालु जाकर के दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो शीतकाल के गद्दी स्थल हैं, वहां पर अब चार धाम यात्रा की शुरुआत की गई है और इसको पूरी तरह से प्रायोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश ये चारों धामों में इस तरह की प्रक्रिया शुरू की गई है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो चारों धामों में आए और आकर के यहाँ पर अपने आराध्य देवों के दर्शन कर सके। तो ऐसे में अब चारों धामों में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सरकार की ओर से भी पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी न हो, उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाए। यही वजह है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को काफी छूट दी जा रही है कि अगर वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में आते हैं तो वहां पर उनको छूट मिले और तमाम सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाए। इसी के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समिति के भी जो गेस्ट हाउस हैं वहां पर भी तमाम तरह की सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही है। तो इसका काफी अच्छा असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, शीतकाल के दौरान तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, बारिश का दौर रहता है, बर्फबारी का दौर रहता है। ऐसे में चारों धामों के जो गद्दी स्थल हैं वहां पर भी कई तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। लेकिन आस्था का भाव है, लोगों के मन में एक भावना होती है कि अपने आराध्य देवों के दर्शन करने के लिए वो पहुंचे। ऐसे में लोग पहुंच रहे हैं और जैसे ये प्रचारित हुआ, लोगों को ये जानकारी हुई कि इस साल के दौरान भी वो आकर के चारों धामों में दर्शन कर सकते हैं। जितने गद्दी स्थल है जहाँ भगवान विराजमान है वहां पर आकर के अपने आराध्य देवों के वो लोग दर्शन कर रहे हैं और आस्था और श्रद्धा का जो भाव है वो देखने को मिल रहा है। जी अजय जी, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि अब तक 5000 से अधिक श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं, वहीं पर अब और कितने श्रद्धालु के वहां पे पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है? आखिर कितने और श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं? देखिए, ये प्रक्रिया पिछले साल से शुरू हुई है। सरकारी तौर पर देखते हैं तो इस साल से व्यापक रूप दिया गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसकी विशेष तौर पर शुरुआत की थी। पिछले साल वो चारों धामों में दर्शन करने गए थे और इस साल भी वो भी यात्रा में है। वो भी तमाम यात्रा पड़ावों पर होते हुए आराध्य देवों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकारी पहुंच रहे हैं, ओकी मठ पहुंच रहे हैं, मुखवा पहुंच रहे हैं, काशी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जगह वो भी पहुंच रहे हैं। इन जगहों पर तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं। देखिए, जब ग्रीष्मकाल के दौरान यात्रा का समय रहता है तो उस समय एक टारगेट तय किया जाता है कि कम से कम इतने तीर्थयात्री आए। जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा है तो उसको तोड़ा जाए, यात्रियों को कैसे सुविधाएं मुहैया कराई जाए, कैसे ये किया जाए कि चारों धामों में आप आइए, सभी तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी। अभी क्योंकि ग्रीष्मकाल का वक्त है और ऐसे में जितनी भी तीर्थयात्री आते हैं तो ये समझिए कि एक रिकॉर्ड होगी और ये सारे लोग यहाँ पर अपने आराध्य देवों के दर्शन करके जाएंगे। तो अभी 5000 का जो आंकड़ा है वो पूरा हुआ है। अभी 1 महीने का भी वक्त पूरा नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में जब तक ग्रीष्मकाल के दौरान बाजार खुलने का वक्त नहीं होगा तब तक ये पूरी की पूरी गिनती की जाएगी और एक अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीर्थयात्रियों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में जो आस्था का भाव है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस समय जो शीतकाल का समय है, कई जगहों पर बारिश लगातार हो रही है, बर्फबारी हो रही है। ऐसे में तीर्थयात्री जो है वो आस्था और श्रद्धा के भाव के साथ दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यात्रियों का लगातार आना लगा हुआ है। जो शीतकालीन चार धाम यात्रा जारी है और उसमें श्रद्धालु का लगातार आना जाना लगा हुआ है और उसके लिए उम्मीद लगाई जा रही है। जो अब तक 5000 लोग यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं, उसके चलते ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आंकड़ा और अभी बढ़ सकता है।
सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है, जहां दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात किया गया है, जहां इसके साथ पुलिस और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के कार्मिक भी शीतकाल में मंदिरों की सुरक्षा देखेंगे। जहां वर्ष 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाए जाने के बाद शीतकाल में मंदिर की सुरक्षा को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पत्र लिखकर धामों में आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था। वहीं इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद प्रतिवर्ष वहां आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की जाती है। देखिए, वर्ष 2022 में जब केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया था, तो शीतकाल में उसकी सुरक्षा को लेकर के उस समय मेरे द्वारा प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया था कि जो हमारे धाम है शीतकाल में उनकी सुरक्षा मजबूत की जानी चाहिए। तो इस क्रम में आईटीबीपी तैनात करने की हमने मांग की थी शीतकाल में, क्योंकि वो लोग इस मौसम के लिए अभ्यस्त भी होते हैं। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस संदर्भ में अनुरोध किया था और तब से निरंतर वहाँ पर शीतकाल में आईटीबीपी की सुरक्षा रहती है, सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, सिविल पुलिस है हमारे, उनके जवान भी वहाँ बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी जवानों की तैनाती की गई, जहां आईटीबीपी के एक प्लाटून की तैनाती की गई है, जहां बीकेटीसी के कार्मिक भी देखेंगे मंदिरों की सुरक्षा। और इस खबर पर भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी जवानों की तैनाती की गई है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आखिर किन कारणों के चलते आईटीबीपी की तैनाती की गई है? केदारनाथ धाम आस्था का केंद्र है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी के हाथों में दी गई है और अगले 6 महीने के दौरान शीतकाल के दौरान वहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी के जवान निभाएंगे और एक प्लाटून की वहाँ पर तैनाती रहेगी। और जाहिर है कि जब जो जगह प्रसिद्ध जगह होता है, केंद्र होता है, तो वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और ऐसे में हालांकि शीतकाल के दौरान वहाँ अन्य लोग नहीं पहुंच पाते हैं, किसी अन्य व्यक्ति का वहाँ पहुंचना काफी दिक्कत हो सकता है। ऐसे मौसम में, ऐसे समय में आईटीबीपी के जवान वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था को देखते हैं। दोनों धामों में शीतकाल के दौरान काफी बर्फबारी होती है, वहाँ और कोई मौजूद नहीं होता है। मंदिर में सुरक्षा के साथ साथ जो सामान की सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी आईटीबीपी के जवान करते हैं। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाई गई थी। तो ऐसे में सोने की परत को लेकर के पिछले काफी समय से यहाँ पर गतिरोध की स्थिति है। कई लोग तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि वहां पर सोने की परत जो चढ़ाई गई थी उसकी चोरी हुई है। हालांकि बीकेटीसी यानी बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने स्तर से जांच भी की है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों को निराधार बताया है। उस समय 2022 में बीकेटीसी के जो अध्यक्ष अजेंद्र अजय हैं, वर्तमान में भी वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और यहाँ पर क्योंकि विकट परिस्थिति होती है, बारिश का दौर रहता है, आम इंसान, आम व्यक्ति का वहां पर ठहरना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में जो आईटीबीपी के जवान हैं, प्रशिक्षित जवान होते हैं, वो वहां पर अगर ये जिम्मेदारी निभाएंगे, सुरक्षा तंत्र को संभालेंगे, तो एक अच्छी पहल होगी, अच्छी बात होगी। और ऐसे में किसी को आगे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा और हमारे धार्मिक स्थल, प्रसिद्ध स्थल जो है वो सुरक्षित भी रहेंगे। तो आईटीबीपी के जवान अगले 6 महीने तक लगातार वहां पर अपनी ड्यूटी निभाएंगे। इसके साथ साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो कई सदस्य हैं, तो लंबे समय से उन क्षेत्रों में रहते हैं, बर्फबारी के दौर में भी वो रहते हैं, शीतकाल के दौर में भी रहते हैं। ऐसे में उनको भी इसका अच्छा खासा अनुभव है।
वो भी वहां पर समय समय पर जा करके अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। तो ऐसे में दोनों तीर्थ स्थलों में सुरक्षा के साथ जो सामान की जिम्मेदारी है, सामान की रक्षा करना है, वो भी वहां पर उसकी देखभाल करेंगे और मंदिर की भी रक्षा वहां पर सुरक्षा हो सकेगी। तो ऐसे में किसी और व्यक्ति को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। ये 6 महीने तक वहां पर बद्री केदारनाथ समिति के सदस्य भी समय समय पर जाकर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे और आईटीबीपी के जवान भी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि आईटीबीपी की एक प्लाटून की तैनाती की गई है, जहां पर उनकी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में आईटीबीपी जवानों की तैनाती की गई है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का फैसला लिया गया है, जहां पे आईटीबीपी के जवान 6 महीने तक के लिए तैनात रहेंगे। खबर मोगा के गांव फतेहगढ़ से है, जहां कोरोटाना के रहने वाले भाई बहन अपने नाना के घर गए हुए थे, जहां 20 वर्षीय युवती के भाई को अपनी बहन के चरित्र को लेकर शक था, जिस कारण से उसने अपनी बहन की बेसबॉल मारकर हत्या कर दी। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना समालसर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपी की भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी देते हुए मृतक वीरजोत कौर की नानी रानी ने कहा कि इन दोनों भाई बहन में बेहद प्यार था। पता नहीं क्या हुआ जो मनपाल सिंह ने दरवाजा बंद कर अपनी बहन वीरजोत कौर को पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इसके साथ ही जानकारी देते हुए जांच अधिकारी जनकराज ने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि गांव वेरो में वीरजोत नामक युवती की हत्या हुई है। हम मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं आरोपी मनपाल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। मैं तो पता नहीं सानू बाहर काट दी थी, सानू अंदर ने रखे नहीं देते, नहीं खड़े नहीं देते, बाहर काट के कुंडा ला के पता नहीं की कर रही। मुंडा कौन सी गा जी? ओ दो तो हा भी इधर वो खड़ा, वो खड़ा आ तकड़ी जी लगी। दो भैन भरा ममपाल सिंह ते वीरजोत कौर। ममपाल सिंह जिहड़ा हैगा 19 साल दा ते वीरजोत कौर जिहड़ी लड़की हैगी वो 23-24 साल। ते अपनी नानी कोले रहिंदे सी, रानी कौर कोले, वाइफ ऑफ नछत्तर सिंह वैरो के कोले। इन्हां दा असल पिंड जिहड़ा हैगा वो फतेहगढ़ कोरोटाना। ये इत्थे रहिंदे सीगे दोने जाने। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਮਪਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰਗੜਨ ਵਾਲਾ ਘੋਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰ ਕੇ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जिसमें बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले देवीलाल पार के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस व 3 मैगजीन सहित मोटरसाइकिल बरामद की है। इस पर CIA 2 के प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने देवीलाल पार कुरुक्षेत्र के पास पहुंचकर निगरानी शुरू कर दी थी, जहां थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को मोटरसाइकिल पर एक नौजवान लड़का आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम ने नाजायज असला होने के शक के आधार पर काबू किया, जिसे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रमनदीप उर्फ जोनीवासी गांव चिब्बा जिला कुरुक्षेत्र बताया। जब पुलिस टीम द्वारा उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल, 40 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन बरामद हुई है। वहीं आरोपी रमनदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मोहनलाल ने बताया कि आरोपी जिला में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। हमें CIA 2 की टीम को एक सूचना मिली थी कि ये लड़का जो रमनदीप है, इसके पास असला है और गोलियां हैं और इसने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना है। तो हमने फिर इसी मुखबिरी के आधार पे ASI गुरबख्श, ASI करमवीर, HC कुलदीप व अन्य की एक टीम बनाई और इस लड़के को लगातार हमने इसको फॉलो किया, इसकी लोकेशंस वगैरह लेके, और एटलीस्ट हमने इसको जब राउंड अप किया तो इसके पास से 3 भरी हुई मैगजीन्स, एक पिस्टल और गोलियां मिली। तो टोटल इसके पास से 40 गोलियां मिली हैं, 3 मैगजीन्स मिली हैं और एक पिस्टल है।
बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।